बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट्स विद अस के साथ मैं हूँ आपका अपना होस्ट सैफुल्लाह कुंदर। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में आज हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस, वो भी अनएडजस्टेड। ट्रायल बैलेंस होता है एक अनएडजस्टेड और एक एडजस्टेड। तो आज हम पढ़ेंगे पहले अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले जनरल लेजर जो मैंने आपको सिखाया था पिछले लेक्चर में मैंने आपको जनरल लेजर सिखाया था टी अकाउंट्स बनाना। तो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी जो आपको काम दिया था प्रैक्टिस के लिए। आई होप कि आपने वो किया हो, क्योंकि वो बहुत लाजमी है आज का लेक्चर समझने के लिए। आई होप आपने वो होमवर्क किया होगा, आपने वो असाइनमेंट की होगी कि लेरी ओवन वाली ट्रांजैक्शंस जो थी मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाई थी। तो वो आप पिछली वीडियोस में से देखकर कॉपी पर लिख के उन लेरी ओवंस की ट्रांजैक्शन से आपको जनरल लेजर बनाना है, टी अकाउंट्स बनाने हैं लेरी ओवन की ट्रांजैक्शन से। तो आपने वो, उम्मीद करता हूँ आपने वो जनरल लेजर बना लिया होगा, टी अकाउंट्स बना लिए होंगे, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस जो है जनरल लेजर से ही बनता है। जनरल लेजर को देखकर, जनरल लेजर के टी अकाउंट्स को देखकर ही ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है अनएडजस्टेड। तो सबसे पहले हम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद उसको उसमें कुछ एंट्रीज़, कुछ अकाउंट्स उसमें एडजस्ट होते हैं, तो उसको हम बाद में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो हमारी एक टॉपिक है क्लोजिंग द एंट्रीज़ ऑफ टी अकाउंट्स, जो कि जनरल लेजर से रिलेटेड टॉपिक है। जनरल लेजर का मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, आपने टी अकाउंट्स बनाए होंगे बिल्कुल। तो अब टी अकाउंट्स को उनको क्लोज़ कैसा करना है, जाहिर सी बात है जो आप अकाउंट आपने बना लिए टी अकाउंट्स, उनको जाहिर सी बात है क्लोज़ भी करना पड़ेगा। तो उनको क्लोज़ कैसे करेंगे वो आज हम सीखेंगे। क्लोजिंग द एंट्रीज़ ऑफ टी अकाउंट्स को कैसे क्लोज़ किया जाएगा, जनरल लेजर को, टी अकाउंट्स को कैसे क्लोज़ किया जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस। उसके बाद हम हाउ टू रिकॉर्ड अकाउंट्स इन ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे कि ट्रायल बैलेंस में अकाउंट्स को, एंट्रीज़ को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग द एंट्रीज़ ऑफ टी अकाउंट्स। हाउ टू क्लोज़ कैसे करें। तो अब हमारे पास 3 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम एंट्रीज़ को क्लोज़ कर सकते हैं, जिसमें पहली है इन द एंड ऑफ लेजर टी अकाउंट्स के एंड में, लेजर के एंड में सम अप डेबिट एंट्रीज़ एंड क्रेडिट एंट्रीज़। डेबिट एंट्रीज़ और क्रेडिट एंट्रीज़ का सम निकाल लेना है, आपने सम कर लेना है। डेबिट एंट्रीज़ को सम कर लेना है, टोटल कर लेना है डेबिट एंट्रीज़ का, और क्रेडिट एंट्रीज़ को भी सम करके टोटल कर लेना है। उसके बाद नंबर 2 स्टेप है फाइंड आउट द डिफरेंस इफ़ देयर एनी डिफरेंस एग्जिस्ट्स बिटवीन द सम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज़। उस सेकंड स्टेप में हमें डिफरेंस फाइंड करना है, अगर कोई डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन द सम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज। डेबिट एंट्रीज़ और क्रेडिट एंट्रीज़ के टोटल, डेबिट एंट्रीज़ का और क्रेडिट एंट्रीज़ का जो आपने सम करके टोटल निकाला ना फर्स्ट स्टेप में, उस टोटल को कंपेयर करेंगे कि दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर दोनों अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं, कोई बड़ा है, एक छोटा है, एक बड़ा है, तो जाहिर सी बात है दोनों में डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। सेकंड स्टेप में हमें वो डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल सी बात है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो आपको वो डिफरेंस मालूम हो जाएगा। सपोज़ कर लें मिसाल के तौर पर डेबिट एंट्रीज़ हैं हमारे पास। एक कैश का टी अकाउंट है, उसके डेबिट साइड पर जो भी एंट्रीज़ हैं उनको हमने टोटल किया, सम किया, तो 900 आ रहा है। और राइट साइड पर हमने क्रेडिट एंट्रीज लिखी हुई हैं, उनको टोटल सम किया तो 800 आ रहा है। अब 900 डेबिट साइड पर, क्रेडिट साइड पर 800, दोनों में डिफरेंस है, दोनों वैल्यूज़ चेंज है, मतलब डिफरेंस दोनों में एग्जिस्ट करता है। अब डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, 900 जो कि बड़ा है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, 900 में से 800 माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा 100, जो कि हमारा डिफरेंस हो गया। अब ये 100 तो हमारे पास डिफरेंस हो गया। ये सेकंड स्टेप के तहत हमने डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब थर्ड स्टेप में क्या है कि राइट द डिफरेंस एट दैट साइड विच इज़ ग्रेटर देन द अदर। अब वो डिफरेंस लिखना कहाँ है, अब वो डिफरेंस लिखना है उस साइड पर जो कि दूसरी साइड से बड़ी हो। अब मतलब डेबिट वाली साइड अगर क्रेडिट वाली साइड से बड़ी हो, अब साइड किस तरह से बड़ी हो, मतलब उसका टोटल जो आ रहा है, डेबिट एंट्रीज़ का टोटल जो आ रहा है, अगर वो क्रेडिट एंट्रीज़ के टोटल से बड़ा है, मतलब 900 डेबिट एंट्रीज़ का टोटल आया और 800 क्रेडिट एंट्रीज़ का, तो 900 बड़ा है 800 से, तो हम डिफरेंस लिखेंगे 900 वाली साइड, मतलब डेबिट साइड पर हम वो 100 लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे या प्रैक्टिकली अब हम देखते हैं कि क्लोज़ कैसे करनी है एंट्रीज़। तो ये सब टी अकाउंट्स हैं लेरी ओवन की ट्रांजैक्शंस के। लेरी ओवन की 9 ट्रांजैक्शंस थी जो मैंने आपको करवाई थी
प्रैक्टिकल 2 वीडियोस में मैंने उस लैरी ओवन के प्रैक्टिकल का लैरी ओवन की ट्रांजैक्शंस यूज़ करके आपको प्रैक्टिकल करवाया है। तो मतलब आप उन दोनों वीडियोस में से किसी एक वीडियो को देखकर वहाँ से वो ट्रांजैक्शंस कॉपी कर लें और उसके बाद उसका जनरल लेजर बनाएं, इस तरह टी अकाउंट्स उसके बनाएं। मैंने तो ये बनाए हुए हैं, मेरे पास ये थे, तो मैंने ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं लिखी और मैंने वीडियो को शॉर्ट करने के लिए ये ऐसा वे उठाया कि अब उन डायरेक्ट में टी अकाउंट्स को इनको सिर्फ क्लोज़ करूँगा। बकाया टी अकाउंट्स बनेंगे कैसे ये आपको मैंने सिखा चुका हूँ और मैंने ये आपको असाइनमेंट वर्क दिया था होमवर्क के, आप इस लैरी ओवन की ट्रांजैक्शंस के टी अकाउंट्स बनाना, और उम्मीद करता हूँ कि आपने बनाए होंगे। अगर किसी ने नहीं बनाए हैं तो वो पहले प्लीज़ टी अकाउंट्स बना ले, उसके बाद ही ये वीडियो आपको समझ आएगी। खैर, अब बनाई है नहीं बनाई है तो भी आप बनाने की वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो जो है इसमें मैंने आपको बनाना सिखाया है कि टी अकाउंट्स कैसे बनते हैं, तो आप बना लेना। उसके बाद इस वीडियो को देखकर अभी ये सीख लें कि अगर आपने टी अकाउंट्स बना लिए वो वीडियो देखकर, तो उसके बाद आपको टी अकाउंट्स क्लोज़ कैसे करने वो अभी मैं सिखा रहा हूँ। कि मैंने कहा कि फर्स्ट स्टेप में डेबिट एंट्रीज़ और क्रेडिट एंट्रीज़ का टोटल करना है। ये कैश का टी अकाउंट है, इसका ये डेबिट एंट्रीज़ हैं यहाँ तक 3 एंट्रीज़, तो यहाँ पर हमने लाइन लगा दी। यहाँ की क्रेडिट एंट्रीज़ की यहाँ तक हैं क्रेडिट एंट्रीज़, तो यहाँ पर मैंने एक लाइन लगा दी। अब दोनों का टोटल करना है। इस साइड का मैंने डेबिट एंट्रीज़ का ये टोटल किया तो 3650 आया, 3650। अब यहाँ इस साइड का टोटल किया तो मेरे पास 2410 रुपये आए, तो ये हमारा टोटल हो गया। अब देखेंगे कि डिफरेंस है या नहीं है, एग्जिस्ट करता है या नहीं है। तो डेबिट साइड पर रकम ज़्यादा है, टोटल ज़्यादा हो रहा है 3650 हैं, और क्रेडिट साइड पर कम है 2410, तो मतलब डिफरेंस तो एग्जिस्ट करता है। कैसे निकालेंगे डिफरेंस? सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। फाइंड आउट द डिफरेंस कैसे निकालेंगे? बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, हमें डिफरेंस मिल जाएगा, जो कि हमें यहाँ मिला है 1240। और ये मैंने 1240 डेबिट साइड पर क्यों लिखे? क्योंकि 3650 बड़ी रकम है 2410 से। तो मतलब हमने थर्ड स्टेप में पढ़ा था कि उस साइड पर डिफरेंस लिखना है जो कि जिस वाली साइड बड़ी हो। तो बड़ी वाली साइड ये है, तो इस साइड मैंने लिख दिया, ये यहाँ पर मैंने लाइन लगाकर ये डिफरेंस लिख दिया। डिफरेंस लिखने के बाद मैंने इसके नीचे 2 लाइन लगा दी, ये हो गया अकाउंट क्लोज़। तो कैश का अकाउंट हो गया क्लोज़। अब कैपिटल पे आ जाते हैं। इसमें तो एंट्री ही एक है, तो आपको सिंपली कोई मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, कोई डिफरेंस नहीं निकालना, कोई कुछ नहीं करना, बस जस्ट इसको यहाँ पर क्लोज़ कर देना। ये हमने क्लोज़ कर दिया। प्रीपेड रेंट को भी इसी तरह क्लोज़ कर देना है। ऑफिस इक्विपमेंट को 2 एंट्रीज़ हैं, लाइन लगा दी, टोटल किया 1500 आया, क्लोज़ कर दिया, क्योंकि दूसरी साइड पर कुछ है ही नहीं, डिफरेंस वगैरह निकालना ही नहीं है, कोई झंझट ही नहीं है, सिंपल ट्रांजैक्शन हो गई। ऑफिस सप्लाइज़ को भी हमने इसी तरह क्लोज़ कर देना है। अकाउंट पेबल दोनों साइड पर इक्वल, यहाँ पर भी एक एंट्री, यहाँ पर भी एक एंट्री, लेकिन यहाँ पर भी 360 अमाउंट है, यहाँ पर भी 360 अमाउंट है, तो मतलब इनको क्लोज़ कर देना है। रेवेन्यू पर हमारे पास 2 एंट्रीज़ हैं, उनको इक्वल किया, 1150 आए, क्लोज़ कर दिया। सैलरी को एक ही एंट्री है, डायरेक्ट क्लोज़ कर देंगे। अकाउंट रिसीवेबल को अकाउंट पेएबल की तरह डायरेक्ट क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि एंट्रीज़ ही एक ही हैं, वो भी दोनों इक्वल, कोई डिफरेंस नहीं निकल रहा। अगर यहाँ पर 650 होता और यहाँ पर 750 तो हम डिफरेंस निकालते, जो कि 100 आता, तो 100 हम लिखते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 750 होता, और अगर यहाँ पर 650 होता तो सिंपली ये हो गई हमारी एंट्रीज़ क्लोज। टी अकाउंट्स हमने क्लोज़ कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लोजिंग द एंट्रीज़ ऑफ टी अकाउंट समझ में आ चुका होगा कि टी अकाउंट्स की एंट्रीज़ को कैसे क्लोज़ किया जाता है, टी अकाउंट्स को कैसे क्लोज़ किया जाता है। सो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस इज़ लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ लेजर अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस जो होता है वो एक किस्म की लिस्ट होती है, ये लेजर अकाउंट्स में से बनती है, टी अकाउंट्स में से। लेजर अकाउंट्स जिसको हम कहते हैं जनरल लेजर में से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। जो हमारे पास जनरल लेजर है, टी अकाउंट्स हैं, उनको हमने जब क्लोज़ किया तो उनका जो लास्ट टोटल हो रहा था, जहाँ पर वो क्लोज़ हो रहे थे, वो सारे बैलेंसेस, जो भी बैलेंस थे, वो सारे बैलेंस हमने इस लिस्ट में लिख देने ट्रायल बैलेंस में। इसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस। सो आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स in ledger, they are moved forward to trial balance। जनरल लेजर में हमने अकाउंट्स को जब क्लोज़ कर दिया तो उसके बाद वो मूव फॉरवर्ड हो जाते हैं ट्रायल बैलेंस की तरफ।
आगे जाके उनका ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। अ बैलेंस्ड ट्रायल बैलेंस इज़ दैट विच हैज़ सेम अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एक बैलेंस ट्रायल बैलेंस किसको कहते हैं? ट्रायल बैलेंस तब होती है जब डेबिट और क्रेडिट का दोनों का टोटल जो हो, दोनों का अमाउंट सेम हो, तभी उसको हम कहेंगे कि ये बैलेंस्ड ट्रायल बैलेंस है। तो आगे चलते हैं, हाउ टू रिकॉर्ड अकाउंट्स इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में अकाउंट्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एंट्रीज़ को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसमें एंट्रीज़ कैसे लिखेंगे। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स इन लेजर दे आर मूव्ड फॉरवर्ड टू ट्रायल बैलेंस इन सीक्वेंस। लेजर के अकाउंट क्लोज करने के बाद जब वो मूव फॉरवर्ड हो जाएंगे ट्रायल बैलेंस की तरफ, तो ट्रायल बैलेंस में एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के मुताबिक उनको लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। अगर इफ़ द सीक्वेंस इज़ नॉट राइट, अगर आपकी सीक्वेंस गलत हो रही है, सीक्वेंस में आप नहीं लिख रहे जो सीक्वेंस बताई गई है, वो आगे मैं आपको आगे वाली स्लाइड में दिखा रहा हूँ कि सीक्वेंस क्या है, उस सीक्वेंस को फॉलो लाजमी करना है। अगर आपकी वो सीक्वेंस आप फॉलो नहीं कर रहे, आपकी सीक्वेंस गलत है, देन योर ट्रायल बैलेंस विल बी कंसीडर्ड रॉन्ग। तो आपका ट्रायल बैलेंस जो होगा वो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, गलत होगा। इवन योर डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स आर इक्वल, चाहे आपके डेबिट और क्रेडिट अमाउंट्स इक्वल हों, आपका डेबिट का टोटल भी और क्रेडिट का टोटल दोनों इक्वल आ रहे हैं, लेकिन आपकी सीक्वेंस गलत है, आपने सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया है, तो आपका ट्रायल बैलेंस, आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो गलत है। तो सीक्वेंस ऑफ अकाउंट्स इन ट्रायल बैलेंस में अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने की सीक्वेंस कौन सी है, किस तरह से अकाउंट्स लिखे जाते हैं, पहले कौन से अकाउंट लिखेंगे, फिर कौन से अकाउंट लिखेंगे, ये सीक्वेंस है। तो आप पहले लिखेंगे करंट एसेट्स, सबसे पहले करंट एसेट्स लिखेंगे, उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स लिखेंगे, उसके बाद शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, उसके बाद ओनर्स इक्विटी के बाद विथड्रॉल के बाद रेवेन्यू के बाद एक्सपेंस। ये 8 अकाउंट्स हैं। मतलब करंट एसेट्स, अब जितने भी आपके पास बिजनेस में करंट एसेट्स हैं, सपोज ऑफिस सप्लाईज हो गया या कैश हो गया या प्रीपेड वगैरह जो भी हैं, वो आप पहले लिखेंगे। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स लिखेंगे, यानी कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया या ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, तो आपके वो फिक्स्ड एसेट्स हो गए, वो लिखने हैं। उसके बाद आपको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी लिखनी है, जैसे कि नोट पेएबल, अकाउंट पेएबल हो गया या नोट पेएबल हो गया, तो ये आपके शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में आ जाते हैं, तो ये आपको लिख देने हैं। उसके बाद आपको लिखना है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कि आपके पास अगर लोन आ गया या मॉर्गेज है तो वो आप लिखेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। उसके बाद आप लिखेंगे ओनर्स इक्विटी में सिर्फ एक ही अकाउंट आ रहा है कि कैपिटल, आपका कैपिटल जो है वो कैपिटल आप लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे विथड्रॉल, अगर आपने कोई विथड्रॉल वगैरह किया है तो विथड्रॉल लिखेंगे। विथड्रॉल लिखने के बाद आप रेवेन्यू लिखेंगे, जितना आपने रेवेन्यू जनरेट किया है, जो आपके पास रेवेन्यू है, रेवेन्यू लिखेंगे। रेवेन्यू लिखने के बाद एक्सपेंस लिखेंगे, जितने भी आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो एक्सपेंसेस आपको लिखने हैं। तो अब अगर इन अकाउंट्स में से कोई एक अकाउंट आपके पास आपकी ट्रांजैक्शंस में है ही नहीं, तो आप उसको लीव कर सकते हैं। सपोज आपने करंट एसेट्स लिखे, फिक्स्ड एसेट्स लिखे, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी आपके पास है ही नहीं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, सिर्फ एक लोन है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है ही नहीं, तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी आप नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बस वो लोन लिखेंगे। उसके बाद ओनर सिक्योरिटी, विथड्रॉल और रेवेन्यू और एक्सपेंस, इस तरह से लिखेंगे। तो ये हो गई सीक्वेंस जिसको आपको लाजमी फॉलो करना है, सीक्वेंस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द सीक्वेंस दैट वी शुड मस्ट फॉलो टू रिकॉर्ड द अकाउंट्स इन ट्रायल बैलेंस। इस सीक्वेंस को लाजमी हमें फॉलो करना है। एज़ यू नो देयर आर सेवरल एसेट्स, आपको पता है कि एसेट्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, कोई एक एसेट नहीं है। करंट एसेट्स में बहुत सारे एसेट्स आ जाते हैं, जैसे कैश हो गया या प्रीपेड हो गया, ऑफिस सप्लाईज हो गए, मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री हो गई, तो ये आपके सब जो हैं एसेट्स हैं। सो विच एसेट वी विल बी रिटन फर्स्ट, कौन सा एसेट हम पहले लिखेंगे। ये अकाउंटिंग में एक रूल है कि आपको ट्रायल बैलेंस के वक्त ट्रायल बैलेंस में सीक्वेंस तो फॉलो करनी है। सीक्वेंस के बाद एसेट्स के लिए अलग से एक प्राइवेसी रूल है कि यू हैव टू राइट एसेट्स अकॉर्डिंग टू देयर लिक्विडिटी। आपको करंट एसेट्स लिक्विडिटी के मुताबिक, आपके जो एसेट्स हैं उनको आप लिक्विडिटी के मुताबिक लिखेंगे, उनकी लिक्विडिटी के मुताबिक। अब लिक्विडिटी क्या हो जाती है, लिक्विडिटी का मतलब है द फास्टेस्ट टू कन्वर्ट इनटू कैश। जो एसेट आपका जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट हो सकता है, वो एसेट आप सबसे पहले लिखेंगे, जो कि आपका जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो वो एसेट आप सबसे पहले लिखेंगे। एज कैश इज़ ऑलरेडी कैश, जैसे कि आपको पता है कि कैश तो ऑलरेडी है ही कैश,
कैश एक क्या है, करंट एसेट है। कैश करंट एसेट है हमारा, लेकिन कैश तो वो तो खुद है ही कैश, तो वी विल राइट इट एट द टॉप देन नेक्स्ट, तो उसको हम टॉप पर लिखेंगे। सबसे पहले करंट एसेट्स में हम कैश ही लिखेंगे हमेशा, क्योंकि कैश तो ऑलरेडी कैश है, तो टॉप पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी उसकी है, तो उस सबसे पहले हम वो लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो भी फास्टेस्ट टू कन्वर्ट इनटू कैश होगा, जिसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो सकता है, वो एसेट लिखेंगे। लेकिन एजुकेशन पर्पज़ में आपको ये मतलब परमिशन दी जाती है कि आप एसेट में कैश के बाद करंट एसेट्स किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, लेकिन बट ऐसा नहीं है कि आप करंट एसेट्स लिख रहे हो, मतलब कैश लिखा उसके बाद आपने डायरेक्ट फिक्स्ड एसेट लिख दिए, उसके बाद फिर आप करंट एसेट लिख रहे हो। नहीं, ये ऑर्डर आपको मतलब नहीं तोड़ना, ये सीरीज़ आपको ख़राब नहीं करनी। आपको कैश के बाद भी करंट एसेट्स ही लिखने हैं। सबसे पहले आपको करंट एसेट्स ही लिखने हैं। अगर आपको करंट एसेट्स में पता नहीं चल रहा कि कौन सा हमारा करंट एसेट्स जिसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है, जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, अगर आपको वो बात पता नहीं चल रही, तो आप उसका ऑर्डर नीचे ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन बीच में फिक्स्ड एसेट्स नहीं घुसा सकते। करंट एसेट्स पूरे लिखने के बाद ही आपको फिक्स्ड एसेट्स लिखने हैं, जो कि इस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया कि करंट एसेट्स पहले लिखेंगे। करंट एसेट्स में कैश जो है उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो पहले हम कैश लिखेंगे, उसके बाद जो भी अकाउंट्स हों आप उसका ऑर्डर ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये एजुकेशन पर्पज़ में आपको अलाउ होता है, आपकी आसानी के लिए। सो आगे आ जाते हैं लैरी ओवन का ट्रायल बैलेंस। तो अब सीक्वेंस वगैरह भी हो गई। ये हो गया लैरी ओवन का ट्रायल बैलेंस जो हमने बनाया है, कहाँ से, जनरल लेजर से। तो ये भाई आपके पास जनरल लेजर था, जस्ट सेकंड, ये आपके पास पूरा जनरल लेजर था, टी अकाउंट्स बने हुए हैं। इसमें कैश का फाइनल अमाउंट क्या आ रहा था, 1240। तो अब यहाँ पर अब सबसे पहले आपको पता है कि करंट एसेट्स लिखने हैं, तो कैश हमने लिखा है, उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, फिर ऑफिस सप्लाईज, फिर प्रीपेड रेंट। ये हो गए हमारे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के बाद हमने फिक्स्ड एसेट्स लिखने थे, तो हमारे पास एक ही फिक्स्ड एसेट है, ऑफिस इक्विपमेंट का। उसके बाद हमने लिखनी थी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, तो हमने लिखा अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल हमारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो गया। उसके बाद हमने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिखना था, लेकिन हमारे पास कोई भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है, तो हमने वो नहीं लिखी। उसके बाद हमने लिखा था ओनर सिक्योरिटी, लिखना था ओनर सिक्योरिटी, तो ये रहा लैरी ओवेंस कैपिटल, जो कि ओनर सिक्योरिटी में आता है, ये हमने लिखा। उसके बाद लैरी ओवेंस कैपिटल के बाद हमने लिखना था विथड्रॉल, जैसे कि विथड्रॉल कोई है नहीं, तो हमने विथड्रॉल भी नहीं लिखा। उसके बाद हमने लिखना था रेवेन्यू, तो हमने रेवेन्यू लिखा। रेवेन्यू लिखने के बाद हमने लिखना था एक्सपेंस, तो एक्सपेंस में हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सपेंस है, सैलरी का। हमने सैलरी जो लैरी ओवन ने दी थी अपने ऑफिस सेक्रेटरी को, वो एक्सपेंस, वो एक किस्म का एक्सपेंस है, सैलरी भी एक किस्म का एक्सपेंस है। वो पैसा है जो हम बिज़नेस को चलाने के लिए, बिज़नेस को रन करने के लिए यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करते हैं, तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया। तो इस तरह से हमने ट्रायल बैलेंस में सीरीज़ को फॉलो करते हुए उनकी डेबिट एंट्रीज़ और क्रेडिट एंट्रीज़ लिखी, जो भी उनकी एंट्रीज़ थी। कैश में हमारे पास 1240 था, जो डेबिट साइड पर हमने लिखा, आपको पता है। यहाँ पर आप टी अकाउंट्स को 1 मिनट में आप वीडियो को यहाँ पर थोड़ा आप पॉज करके किसी बुक पर आप ये अमाउंट्स सारे लिख लें। लिखने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ पर कि आपको अमाउंट्स दिखा दूँ। अब मैं ऊपर नीचे बार बार नहीं कर सकता, टाइम ज़ाया हो रहा है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, उसके इसलिए मैं आपको यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ, और आप इसको आप चेक करना कि मैंने अमाउंट्स सही लिखे हैं या नहीं। अमाउंट्स इंशाल्लाह सही होंगे, अगर कोई गलती है तो आप कमेंट्स में मुझे मेंशन करके बता सकते हैं। तो ये आप डेबिट लिख दिए, ये क्रेडिट साइड लिख दिए। आपको यहाँ पर ऊपर से कोई टाइटल मतलब नहीं देना, एक किस्म आपका सिर्फ काम यह है कि यहाँ पर लिखना है जिसका ट्रायल बैलेंस उसका नाम लैरी ओवन, उसके बाद नीचे ट्रायल बैलेंस और जिस मंथ और जिस ईयर का ट्रायल बैलेंस है, ये जुलाई 2020 का ट्रायल बैलेंस है, तो वो आपने लिख दिया। उसके बाद इस तरह से आपको एक टेबल बनानी है, जिसमें आपको ये इस तरह से सीक्वेंस फॉलो करके अकाउंट्स लिखने हैं और उनके डेबिट और क्रेडिट अमाउंट्स एंट्रीज़ करनी है, एंट्रीज़ लिखनी है। उसके बाद आपको लास्ट में ये डेबिट साइड भी टोटल कर लेनी है और क्रेडिट साइड भी टोटल कर लेनी है, ताकि आपको पता चले कि आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल बैलेंस्ड है या नहीं। तो ये देखें, मेरी डेबिट का सम और क्रेडिट का सम दोनों का सम इक्वल आ रहा है, तो मतलब ये एक बैलेंस्ड ट्रायल बैलेंस है, लेकिन अनएडजस्टेड।
इसको एडजस्ट करना हम आगे चल के सीखेंगे। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।